हेलो एवरीवन, वेलकम टू CACPIS एकेडमी। आज का डेट है 4 अगस्त 2025। दिस साइड अपूर्व नंदी। लेट्स स्टार्ट विद आवर एनालिसिस। आपको अगर इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमें @CAC_Assam में फॉलो कर सकते हैं। सो दिस वीक, यही हफ्ता जो आने वाले सैटरडे को, that is 9th of August 2025. Note down the venue, that is at प्रागज्योतिष ITS सेंटर माचखोवा गुवाहाटी में CACPIS एकेडमी के द्वारा बिगेस्ट सिविल सर्विसेज सेमिनार कंडक्ट करवाया जा रहा है, जहां पर जो होस्ट होंगे, जो हमारे स्पीकर होंगे, वो होंगे श्री अनिल स्वरूप, जो कि ex-IAS ऑफिसर हैं और वो कोल एंड एजुकेशन सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो इफ़ आप यू ऑल आर इंटरेस्टेड फॉर सिविल सर्विसेज, ये सर्विसेज क्या है आपको जानना है, तो आप इस सेमिनार को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सो लेट्स लुक इनटू द टॉपिक्स दैट टुडे विल बी डिस्कसिंग। आज जो डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से टॉपिक होगा इस करंट अफेयर्स का। देन वी विल सी द रेप एंड पनिशमेंट का एक एडिटोरियल आया है आज हिंदू में, उसका एनालिसिस। Then World Bank income classification, then avian conservation in Assam and eviction drives हम करेंगे। The first one, चलिए, तो what is this news? News is bio-fortified potatoes to heat Indian markets soon. इंडिया के मार्केट में बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़ आने वाला है, तो हमें देखना होगा पहले ये बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज़ है क्या। सो बिफोर सीइंग दैट, पहले हम एक रेलिवेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस द सिग्निफिकेंस, मतलब यहाँ पर एक ये हमें मिल गया है कि कॉन्टेक्स्ट क्या लिखना है हमें, ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन इन एड्रेसिंग इंडियाज़ न्यूट्रिशनल चैलेंजेस। ठीक है, तो पहले जो इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हो विथ बायो फोर्टिफिकेशन, ये जाएगा इंट्रो पार्ट में। फिर बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो बाय राइटिंग द सिग्निफिकेंस, क्यों बायो फोर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, कैसे बायो फोर्टिफिकेशन इंडिया के न्यूट्रिशनल चैलेंजेस में उसको हेल्प करेगा, उसको मिटिगेट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद व्हाट आर द स्टेप्स नीडेड टू इंटीग्रेट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स इन नेशनल फूड सिस्टम्स। जो इंडिया के नेशनल फूड सिस्टम है उसमें बायो फोर्टिफाइड क्रॉप कैसे इंटीग्रेट करवाना होगा, उसका वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो पहले ना आपको मीन्स में आपको क्वेश्चन देखकर आपको आइडेंटिफाई करना होगा व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट, कि मुझे लिखना क्या है। कंटेंट बाद में, पहले आता है, देखिए सबसे पहले जो प्राइमरी पार्ट है वो होगा आपका कॉन्टेक्स्ट, कि मुझे लिखना क्या है। अगर वो पता चल गया तो आपका 70% वर्क डन। फिर आता है, उसके बाद आएगा आपका कंटेंट। ठीक है, ऑब्वियसली तो कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट होना चाहिए रिच, नॉट कि बहुत ही डिग्रेडेड एकदम घिसा पिटा कंटेंट, सब लोग जो लिख रहे हैं वही, तो उसमें भी मार्क्स मिलेगा पर आपको कम मार्क्स मिलेगा। अगर आपको रैंक ज़्यादा अच्छा चाहिए तो आप ज़रूर रिच कंटेंट लिखिए, पर रिच कंटेंट से इम्पॉर्टेंट आपका है कंटेक्स्ट, कि अगर कंटेक्स्ट के ऊपर अगर आपका आंसर बेस्ड नहीं होगा तो उसका मार्क्स आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी नाउ व्हाट इज़ बायोफोर्टिफिकेशन। इफ़ यू सी द डेफिनेशन, बायोफोर्टिफिकेशन इज़ द एनहेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट लेवल। तो किसी भी क्रॉप में, पोटैटो हो, देन राइस हो, व्हीट हो, उस क्रॉप में जो उसका नेचुरल न्यूट्रिशनल लेवल है उसको एनहेंस करवाना, उसको कहा जाता है बायो फोर्टिफिकेशन, और उस क्रॉप को कहा जाता है फोर्टिफाइड क्रॉप्स। फोर्टिफाइड क्रॉप्स ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ रेदर देन थ्रू मैनुअल फोर्टिफिकेशन पोस्ट हार्वेस्ट। एक है मैनुअल फोर्टिफिकेशन पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद क्रॉप्स में इन पाउडर्ड फॉर्म, इंजेक्टेड फॉर्म या फिर कुछ और प्रोसेस द्वारा उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड करवाया जाता है। पर बायो फोर्टिफिकेशन जो है वो फल जब होगा, होने के टाइम ही उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स डाला जाएगा। सो लेट्स द मेथड्स आर कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। दीज आर द मेथड्स थ्रू विच बायो फोर्टिफिकेशन इज डन। कन्वेंशनल ब्रीडिंग, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो और क्या क्या की न्यूट्रिएंट है जो टारगेटेड है, जैसे कि आयरन है, जिंक, विटामिन है, प्रोटीन एट्सेट्रा, इन सब न्यूट्रिएंट्स को, तो दीज आर द मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को टारगेट किया जाता है इन बायो फोर्टिफिकेशन। ओके,
सो ये तो हो गया हमारा। तो यहाँ पर देखिए दिस इनिशिएटिव की, ये जो बायोफोर्टिफिकेशन का इनिशिएटिव है, इट इज़ लेड बाय इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP इन कोलैबोरेशन विथ आईकार सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। ये आप याद रख सकते हैं। नाउ वाई फोकस ऑन पोटैटोज, पोटैटोज ही क्यों, वाई नॉट एनी अदर, टोमेटो क्यों नहीं, ब्रिंजल क्यों नहीं, वाई ओनली ऑन पोटैटोज। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोटैटोज है ग्लोबली। सबसे ज़्यादा इंडिया पोटैटोज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसमें अगर बायोफोर्टिफिकेशन जाए तो इंडिया एक लैंडमार्क अचीव कर सकता है। पोटैटोज आर स्टेपल इन इंडियन डाइट्स। अगर अभी आप हर एक स्टेट में देखो, पोटैटो इम्पॉर्टेंट हो गए, चाहे वो असम हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो पंजाब हो, ठीक है, हर एक स्टेट अगर आप पकड़ोगे, पोटैटो को आपको इंडिया का स्टेपल डाइट मिलेगा एंड कैन सर्व एज अ व्हीकल फॉर न्यूट्रिएंट डिलीवरी। तो लोग बाग, अगर हम पोटैटो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वही एक डिलीवरी मैकेनिज़्म या फिर वो एज अ व्हीकल वो हो सकता है कि न्यूट्रिएंट डिलीवरी करने में। कि ऐसे तो नॉर्मली पोटैटो में होता है, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, पर अगर हम उस पोटैटो को यूज़ करें एज ए कैप्सूल, कि भाई आयरन भी पोटैटो से ही मिलेगा बाय बायोफोर्टिफिकेशन, दैट्स वाई कि ज़्यादा अगर आप आलू खा ही रहे हो तो न्यूट्रिशन वाला आलू खाओ। नेक्स्ट, सुइटेबल फॉर वैल्यू एडिशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग। ठीक है, कि अभी अगर हम वोमेन को ले लें, इफ़ यू टेक वोमेन इनटू अकाउंट, more than 50% of Indian women are anemic। एनेमिक का मतलब क्या है? एनीमिया होना, लो हीमोग्लोबिन या फिर आयरन डेफिशिएंसी। तो वही अगर वोमेन भी आलू बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो वो बायोफोर्टिफाइड आलू अगर खाएंगे तो वो आयरन की कमी का जो इशू है उसको एड्रेस किया जा सकता है। सिमिलरली विटामिन ए डेफिशिएंसी को भी एड्रेस किया जा सकता है। देन इन बायोफोर्टिफिकेशन पोटैटोज़ को यहाँ पर मिड डे मील स्कीम के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर जो मिड डे मील स्कीम में जो आलू यूज़ हो रहा है वो बायोफोर्टिफाइड आलू हो सकता है। ICDS जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, वहाँ पर भी इसको इंटीग्रेट करवाना चाहिए। फिर और वी आर टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंस यार। हाँ, हम यहाँ पर सिग्निफिकेंस के बारे में बात करें तो और जैसे ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, विच विल बूस्ट द रूरल इकोनॉमी। ओके, लाइक बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो है, दीज आर लाइक इनपुट एफिशिएंट, रिक्वायरिंग लेस एग्रो केमिकल्स। तो केमिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर नहीं चाहिए। ऑफर्स डाइवर्सिफाइड, जैसे ये फिर रिसर्च और इनोवेशन में भी एक बूस्ट लाएगा, जैसे यहाँ पर CIP, आईकार या फिर प्राइवेट प्लेयर्स जो इन्वॉल्व है। ठीक है, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफोर्टिफाइड पोटैटोज। लेट्स सी द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ रेप एंड पनिशमेंट। सो ये है आज द हिंदू में आया हुआ एक आर्टिकल, एडिटोरियल है ये। तो लेट्स सी द रिलेवेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड। डिस्पाइट प्रोग्रेसिव लॉज, कन्विक्शन इन रेप केसेस रिमेन्स लो। कन्विक्शन इन रेप केसेस मतलब रेप केसेस जो अप्रूव होने के बाद उनको अरेस्ट करना, कन्विक्ट जो है उसको कन्विक्शन कहा जाता है। स्पेशली व्हेन द एक्यूज्ड आर पॉलिटिकली पावरफुल। डिस्कस द सिस्टमेटिक चैलेंजेस इन ensuring जस्टिस फॉर सर्वाइवल्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सजेस्ट रिफॉर्म्स फॉर सर्वाइवल सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी। ओके, तो क्या है एक्चुअली द केस? द केस इज एक फॉर्मर JDS MP है, प्रज्वल रेवाना, तो और वो ग्रैंडसन है द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवे गौड़ा। ही हैज़ बीन एक्यूज्ड एंड convicted and also sentenced for raping a domestic worker, which actually highlights the intersection of sexual violence, political power and justice system in India। देखिए, अभी आज इसको हमें एक न्यूज़ पे एनालिसिस में डिस्कस करना हो रहा है, बिकॉज दैट इज़ इशू। अगर कोई नॉर्मल इंसान कोई होता, कॉमन मैन अगर होता, तो शायद आज वो बिहाइंड द बार्स होता। Despite multiple allegations include digital evidence and survivor testimonies,
द केस वॉज मायर्ड इन पॉलिटिकल इंटिमिडेशन एंड डिलेड एक्शन, कि इसके ऊपर एक्शन बहुत डिले करके, बहुत ही देर करके लिया गया है. However, the special investigation team's prompt work along with the special court's verdict offers hope for survivors sexual assault. तो मैं यहाँ पर आपको इश्यूज जो है वो हाईलाइट करके बताता हूँ. द फर्स्ट इशू जो है वो है पावर और इम्यूनिटी, कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज है, मिनिस्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, दे ऑफन इन्फ्लुएंस किनको, इन्फ्लुएंस टू इंटिमिडेट, भड़काना, धमकाना द सर्वाइवर्स, रेप सर्वाइवर्स. दे ऑल्सो मैनिपुलेट एविडेंस मैनिपुलेशन and hence justice will be delayed justice. This creates a culture of impunity. ये क्या होगा? The culture of impunity. मतलब क्या है? का मतलब होता है exemption from punishment. कोई क्राइम अगर वो करता है तो उसको, उस क्राइम का पनिशमेंट अगर ना मिलना जो है उसको इम्प्यूनिटी कहा जाता है. तो इन सब से अगर डिले होता रहा तो एक दिन उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा. तो दैट इज़ अ कल्चर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड. देन द सेकेंड वन इज़ विक्टिम सेफ्टी एंड प्राइवेसी. ये अनदर इशू है. लाइक लीकिंग ऑफ द सेक्शुअली एक्सप्लिसिट वीडियोज़, जो रेप जो केस हुआ है उसका अगर वीडियो अगर किया गया था तो उसको सेक्सुअली एक्सप्लिसिट करना, धमकाना, वो उसको वायरल करवा देना. ठीक है. तो जो वुमेन है, शी फेसेस एंड इट वायलेट्स द सर्वाइवर्स डिग्निटी एंड एनोनिमिटी. इट वायलेट्स सर्वाइवर्स डिग्निटी और एनोनिमिटी. तो फिर चलता है विक्टिम ब्लेमिंग. तो विक्टिम का ही दोष होता है वुमेन का. एंड देयर इज़ अ सोसाइटल स्टिग्मा दैट एक्सर्बेट द ट्रॉमा. जो जिस लड़की के साथ वो केस हुआ है, वो सोशल स्टिग्मा की वजह से ये जो ट्रॉमा है वो और ज़्यादा एक्सजर्बेट हो जाता है. फिर आता है इशू सिस्टमेटिक डिलेज वर्सेस जस्टिस डिलीवरी, कि ऑल्दो दिस केस वॉज सॉ अ रिलेटिवली स्विफ्ट इन्वेस्टिगेशन. तो यहाँ पर आर्टिकल ने बोला है कि इस केस में ना कंपैरेटिवली बहुत जल्दी इसका सुलह हुआ है और ट्रायल हुआ है. बट दिस इज़ नॉट द नॉर्म. ज़्यादातर केस में और भी ज़्यादा डिले होता था. द डिले इन व्हाट? जैसे डिले इन फाइलिंग द चार्जशीट, then forensic backlogs, then lengthy trials. ठीक है. तो वो और जितना ज़्यादा लंबा खींचा जा सकते वो खींचा जाएगा. सो दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन जस्टिस डिलीवरी, डिलेड जस्टिस डिलीवरी एंड नीड फॉर सेंसिटिव पुलिसिंग एंड जुडिशरी. द सर्वाइवर्स मस्ट बी एनकरेज्ड टू टेस्टिफाई विदाउट फेयर. ठीक है. जो सर्वाइवर है उनको एनकरेज करना चाहिए, जो मैटर है वो ओपनली डिस्कस किया जाए पुलिस के सामने विदाउट एनी फेयर. और पुलिस को भी वैसा बनना पड़ेगा, सेंसिटिव बनना होगा. बट एक्चुअली व्हाट हैपन्स कि दे फेस हैरेसमेंट एंड प्रेशर इवन विद इन द सिस्टम. पुलिस से वो ज़्यादा प्रेशर उनको मिलता है rather than sensitivity. So the police and judicial sensitization remains inadequate in India despite repeated judicial advisories. बहुत बार इस एडवाइजेस आने के बाद भी ये ऐसा वैसे का धरा ही रहा है. यहाँ पर और भी कुछ हम एथिकल या फिर गवर्नेंस इश्यूज़ हम डिस्कस कर सकते हैं. जैसे कि एथिकल इश्यूज़ में अगर हम डिस्कस करें एब्यूज़ ऑफ पावर, ये एक टॉपिक बनता है. तो एब्यूज़ ऑफ पावर का अगर कोई आप लिख रहे हो तो आप वहाँ पर इस पॉइंट को ऐड कर सकते हो, दैट impunity, delayed justice to the convicts या फिर accused of rape, breach of public trust. ये सब केसेस जितना ज़्यादा होगा तो पब्लिक का जुडिशरी के ऊपर से ट्रस्ट चला जाएगा. देन
if you talk about the expediency, there is a need to balance this due process, justice or expediency, with swift justice in sensitive cases. गवर्नेंस, अगर हम कुछ गवर्नेंस फेलियर्स देखते हैं तो जैसे ये जो हमने डिस्कस किया है, इट इज़ अबाउट द वीक विटनेस प्रोटेक्शन, कि उस घटना का अगर कोई विटनेस है उनको क्या प्रोटेक्शन मिलेगा सिस्टम से. फिर इनएडिक्वेट लीगल एड ना होना, कॉस्टली लीगल एड होना, एंड फेलियर, गवर्नेंस फेलियर टू क्रिएट सर्वाइवर सेंट्रिक लीगल एनवायरनमेंट्स. ऑलराइट, ठीक है. नाउ लेट्स सी दिस न्यूज़, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है वर्ल्ड बैंक इनकम क्लासिफिकेशन. तो आर्टिकल वही है, हाउ डज वर्ल्ड बैंक क्लासीफाई कंट्रीज बाय इनकम. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. द वर्ल्ड बैंक्स इनकम क्लासिफिकेशन सिस्टम is a useful but limited tool to measure economic development. Critically examine the methodology, significance and limitations of these classifications. Suggest ways to make it more representative of actual development levels. चलिए, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो कंट्रीज़ को 4 इनकम ग्रुप में क्लासीफाई करता है, लो, लोअर मिडिल, अपर मिडिल एंड हाई इनकम. तो यहाँ पर एक टेबल है, जो जिस कंट्री का पर कैपिटा इनकम, GNI पर कैपिटा $1,135 से कम है तो वो हुआ लो इनकम कंट्रीज़. 1,136 से 4,495 तक अगर पर कैपिटा होता है तो होगा लोअर मिडिल इनकम. फिर आता है 4,496 से 13,935 तक, वो होगा अपर मिडिल इनकम. और 13,936 से अगर ऊपर होता है तो वो है हायर इनकम. तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए इंडिया कौन से ग्रुप में है. सो GNI पर कैपिटा जो है, GNI पर कैपिटा क्या है, इट इज़ द टोटल इनकम ऑफ अ कंट्रीज रेसिडेंट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, मतलब इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंट्रीज रेसिडेंट इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो ये जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा वो नेट होगा. तो यहाँ पर सिर्फ इंडियन रेसिडेंट्स की ही इनकम को कंसिडर किया जाता है, नॉट द फॉरेनर्स इनकम. रिमेंबर दिस. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन US डॉलर कन्वर्टेड यूजिंग एक्सचेंज रेट. दिस क्लासिफिकेशन इज एब्सोल्यूट नॉट रिलेटिव, that is based on predefined threshold, not a country's rank compared to others. मतलब ये जो predefined पहले से जो थ्रेशोल्ड, ये जो थ्रेशोल्ड है वो डिटरमाइन किया गया, उसके ऊपर ही ये क्लासिफिकेशन हुआ है, ना कि ये एब्सोल्यूट है. ये सब मतलब ये एब्सोल्यूटली करेक्ट आज के डेट में नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना क्लासिफिकेशन है. इसका अगर आप इवोल्यूशन देखते हो, इट वॉज इवॉल्व इन 1980s को इवॉल्व हुआ था. एंड इट इज़ लिंक टू वर्ल्ड बैंक lending operations. World Bank lending operations. And this low income countries were eligible for concession loan. जो low income countries है, they were eligible to take concessional loans from World Bank at a very very nominal interest. And over the time these thresholds were decoupled from lending policies and are now updated annually based on global inflations. ठीक है, तो इस चीज़ को अभी अपडेट करवाया जाता है एज बाय द बेस्ड ऑन ग्लोबल इन्फ्लेशन. तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इट इज़ अबाउट एवियन कंजर्वेशन इन असम. ठीक, ऊपर वाला जो न्यूज़ देखा, यहाँ पर आप जस्ट प्रीलिम्स ओरिएंटेड कहाँ क्या है वो रिलेटेड है, उस क्लासिफिकेशन के बारे में वो आर्टिकल था एक्चुअली, नॉट एनी काइंड ऑफ जस्ट एनालिसिस. तो आज एवियन कंजर्वेशन इन असम में क्या है, ये असम ट्रिब्यून का एक न्यूज़ आर्टिकल है. स्टेट नीड्स प्लान कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी सेफगार्ड इज इट्स रिच एवियन डाइवर्सिटी. ओके, सो लेट्स सी. सो वाई आसाम्स एवियन बायोडाइवर्सिटी मैटर, तो इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे. दिस इज द सिग्निफिकेंस. जैसे फर्स्ट है इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कि असम में अ पार्ट ऑफ मेजर फ्लाईवेज
लाइक सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का एक मेजर पार्ट है असम की। जो सेंट्रल एशिया से जो बर्ड माइग्रेट करते हैं असम वो बीच में आता है, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ वेरी बिगर पार्ट। बर्ड्स प्ले रोल्स इन पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्सल, पेस्ट कंट्रोल एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन सिग्निफिकेंस अगर देखते हैं, असम होस्ट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड्स लाइक बेंगल फ्लोरिकन। प्लीज़ ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आप लोग जब नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स लिखोगे ये सब पूछा जा सकता है। बेंगल फ्लोरिकन, देन वाइट विंग्ड वुड डक, ग्रेटर एंड लेसर एड्यूटेंट स्टॉर्क, देन ब्लैक ब्रेस्टेड पैरेट बिल। तो ये कुछ पक्षियों के नाम हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दीज आर द माइग्रेटरी बर्ड्स। Assam alone is home to species with restricted ranges and endemicity. So let's talk about कि what are the key threats जो कि आइडेंटिफाई हुआ है। यहाँ पर हम की थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे नंबर 1 हैबिटेट लॉस, कि ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन हो, एनक्रोचमेंट हो, सेटलमेंट्स, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के वजह से हुआ है हैबिटेट लॉस। नंबर 2 पोचिंग और हंटिंग, लाइक ट्रैपिंग द माइग्रेटरी बर्ड्स स्पेशली वाटरफाउल एक पक्षी है जिनको बहुत ही ज़्यादा पोच हंट किया जाता है। एंड द वीक एनफोर्समेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। नंबर 3 इकोलॉजिकली इंसेंसिटिव प्रैक्टिस, जैसे बर्निंग ऑफ ग्रासलैंड ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में ग्रासलैंड को जला देना, एंड एफोरेस्टेशन कर देना इन अनसुइटेबल हैबिटेट्स, ऐसे जगह पर पेड़ लगा देना, जंगल उगा देना जहाँ पर हैबिटेट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कंजर्वेशन मेजर्स भी कुछ सजेस्ट किया गया है यहाँ पर, जैसे कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड एक्सपेंशन होना चाहिए बाय इंक्रीजिंग द प्रोटेक्टेड एरिया कवरेज विथ द फोकस ऑन क्रिटिकल हैबिटेट्स। उसके बाद छोटे छोटे कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाना, कम्युनिटी रन सेंचुरीज, छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे कम्युनिटी रन सेंचुरीज बनाना, स्पेशली जैसे सीक्रेट ग्रुप्स है, विलेज फॉरेस्ट है, उन सब चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। सीक्रेट ग्रुप्स, आप ये सब वर्ड्स को माइंड कीजिए, सीक्रेट ग्रुप्स एंड विलेज फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये सब जो होगा ये छोटे छोटे कंजर्वेशन एफर्ट्स होंगे। बेटर गवर्नेंस करना, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना। देयर मस्ट बी पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन एज वेल, जैसे लोकल कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेट करवाना होगा, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को, इंडिजिनियस लोगों को, और इको टूरिज़्म को प्रमोट करवाना है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स लुक इनटू द लास्ट न्यूज़, दैट इज़ एविक्शन ड्राइव्स। तो आप तो न्यूज़ में आज आ ही रहा है, टीवी खोलिए वहाँ पर भी आ रहा है, पेपर खोलिए वहाँ पर भी आ रहा है, दैट एविक्शन, असम में एविक्शंस चल रहा है। तो लेट्स सी व्हाट आर द की इश्यूज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर हम दो चीज़ देखेंगे, की इशू इन्वॉल्व इन द एविक्शन और वे फॉरवर्ड। ओके, सो एक्चुअली जो आज का जो आर्टिकल है, इट इज़ फ्रॉम अ स्टेटमेंट गिवन बाय आवर चीफ मिनिस्टर, that recently Himanta Biswa Sarma, he has distinguished local और immigrant encroachers। एक है लोकल encroachers, मतलब जो लोकल है, इंडिजीनियस है, उन्होंने encroach किया है, और एक है इमिग्रेंट, बाहर से आकर, बांग्लादेश से आकर उन्होंने encroach किया है। So this kind of assertion that encroachment by Bangladesh origin Muslims want warrants eviction, ये जो है उनको क्या वो eviction में नहीं आएंगे, while by indigenous community does not raises serious constitutional and humanitarian concerns, कि अगर encroachment होना चाहिए तो दोनों का होना चाहिए, but why only particularly to the immigrant encroacher, तो वो एक डिबेट हुआ है। So let's see what are the key issues involved। जैसे first selective implementation of law, कि जो जैसे टारगेट स्पेसिफिक कम्युनिटीज़, बांग्लादेश ओरिजिन मुस्लिम्स, इट वायलेट्स द राइट टू इक्वलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दैट अगेन कैन बी चैलेंज, कि वो वायलेट करेगा अगर वो सिटीज़न हुआ तो ही, क्योंकि अगर सिटीज़न नहीं हुआ तो राइट टू इक्वलिटी तो उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद
योर कम्युनल पोलराइजेशन, कि यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है, माइग्रेशन के नाम पर, इलीगल माइग्रेशन के नाम पर कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही टारगेट किया जा रहा है, दैट नरेट्स टू द कम्युनल वोट बैंक पॉलिटिक्स। ओके, तो ये एक एथिकल कंसर्न आ जाता है यहाँ पर। फिर लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस अगर कुछ है, जैसे इस आर्टिकल में बोला है कि एनी पॉलिसी बेस्ड ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी वायलेट्स द सेकुलर फैब्रिक, कि कोई भी ऐसा पॉलिसी अगर वो रिलीजियस आइडेंटिटी को वायलेट कर रहा है तो वो सेकुलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हानि पहुंचा रहा है। एनवायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न अगर है तो एक तो है फॉरेस्ट लैंड को एनक्रोच करना ही एक कंसर्न हुआ, फिर वहाँ पर जाके फॉरेस्ट लैंड में लार्ज स्केल डेमोलिशंस करवाना विदाउट द रिहेबिलिटेशन, दैट विल क्रिएट एन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। एनक्रोचमेंट सेफ इकोलॉजिकल या फिर एनवायरमेंटल कंसर्न हो सकता है, पर आपका जो लार्ज स्केल डेमोलिशन से जो विदाउट एनी रिहेबिलिटेशन वो ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर एथिकल डायमेंशन जो डिस्कस किया है, यहाँ पर एथिकल डायमेंशंस कुछ है। एथिकल डायमेंशंस जैसे डिस्क्रिमिनेशन, रूल ऑफ लॉ, empathy, these are topics that you may derive from it, empathy or compassion, then political integrity। ठीक है, ये वाले कुछ आप एथिकल डायमेंशंस आपको मिलेगा इस न्यूज़ से। वे फॉरवर्ड क्या है, लीगल यूनिफॉर्मिटी, कि सबके लिए सेम लीगल यूनिफॉर्मिटी लाओ, बट दैट इज़ अगेन चैलेंजिंग, मे नॉट बी। कुछ कम्युनल बायस या फिर एथिकल बायस जो है उस चीज़ को हटाना चाहिए, पर अगर वो सच्ची में इलीगल माइग्रेशन को ही एड्रेस करे तो उसके लिए ये बायसनेस तो रहेगा। देन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट पॉलिसीज़ कुछ बनाया जाए, देन या फिर कोई जुडिशियल गाइडलाइंस जो है उसको महत्व दिया जाए, जैसे बाई गिविंग एम्फेसाइज ऑन राइट टू शेल्टर और एंड ड्यू प्रोसेस बिफोर एविक्शन, एविक्शन से पहले जो ड्यू प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाए। स्ट्रेंथनिंग फॉरेस्ट गवर्नेंस एंड कम्युनिटी डायलॉग एंड ट्रस्ट बिल्डिंग, कि कम्युनिटीज़ के साथ एक डायलॉग करके, बातचीत करके उसको just to initiate an inclusive consultation with the affected communities to resolve this issue peacefully, शांति में वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, सो ये इस आर्टिकल में दिया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज एनालिसिस, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।